All right. So guys, next section is section 17, provision relating to apportionment of credit and block credit. So first I'll be teaching you block credit and then only I'll come to the apportionment of the credit. Apportionment क्यों करना पड़ता है उसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूं. apportionment क्यों करना पड़ता है because now take an example. एक एग्जांपल अपने माइंड में आप रख लो कि मैं एक गारमेंट इंडस्ट्री हूं, आरपी इंडस्ट्रीज, ठीक है ना. एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, गारमेंट मैन्युफैक्चरर है और ये मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है अगस्त मंथ का. ये जो मंथ चल रहा है ये अगस्त मंथ चल रहा है, ठीक है ना. अब अगस्त मंथ में खास बात क्या होती है पता है. अगस्त मंथ में ना यूजुअली तो हमारे यहाँ पे ये शर्ट बनते हैं. ये जो शर्ट मैंने पहना हुआ है व्हाइट कलर का शर्ट कुर्ता वगैरह वो सब मैन्युफैक्चर होता है. तो वी परचेस अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ, ठीक है ना. अलग अलग कलर के क्लोथ आते हैं, थ्रेड आते हैं, सुई धागा आता है, मशीन आते हैं, ये बटन्स आते हैं, कॉलर का जो मटेरियल होता है वो सब आता है. तो दिस इज आवर पूरा 12 मंथ का जॉब होता है. अगस्त का मंथ खास मंथ इसलिए होता है क्योंकि अगस्त के मंथ में हमें तिरंगा भी मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, ट्राई कलर, ठीक है ना. इंडियन फ्लैग जो होता है वो मैन्युफैक्चर करना पड़ता है. अब बात क्या हो रही है कि नॉर्मल जो शर्ट वगैरह जो होते हैं ना वो टैक्सेबल होते हैं. नॉर्मल शर्ट कुर्ता जो आप लेते हो वो टैक्सेबल है, लेकिन तिरंगा जो है हमारा इंडियन फ्लैग जो है वो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है. तो आई एम मैन्युफैक्चरिंग टू डिफरेंट कमोडिटीज. आई एम मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स व्हिच आर टैक्सेबल, आई एम मैन्युफैक्चरिंग दिस ट्राइकलर फ्लैग व्हिच इज एग्जेम्प्ट, ठीक है ना. तो दो बातें मैं कर रहा हूं. अब अपना बेसिक रूल क्या है आईटीसी का. बेसिक रूल क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, कि तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. इसका क्या मतलब है सर, गवर्नमेंट बोलता है कि तुम मुझे टैक्स दो तुम्हारे आउटपुट पे तो तुमको इनपुट का क्रेडिट मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलेगा. लेकिन अगर तुम्हारा आउटपुट अगर एग्जेम्प्ट होगा तो आउटपुट पे तुम टैक्स ही नहीं दोगे. और तुम अगर आउटपुट पे टैक्स नहीं दोगे तो बेशर्म जैसे जैसे तुम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी डिमांडेड बाय यू, आईटीसी मिलेगा नहीं. तो रूल एकदम सिंपल है, आउटपुट टैक्सेबल है तो इनपुट का क्रेडिट, आउटपुट एग्जेम्प्ट है तो इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेकिन सर मेरे यहाँ पे कॉमन रॉ मटेरियल आ रहा है क्योंकि थ्रेड सुई धागा जो भी है वो कॉमन है, मशीनरी कॉमन है, सिलाई की मशीन जो है वो कॉमन है. उसमें से सर दो प्रोडक्ट निकल रहे हैं. ओ हो दो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, एक टैक्सेबल भी निकल रहा है और एक एग्जेम्प्ट भी निकल रहा है. अब क्या करेंगे सर. अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट, पहला ऑप्शन जितना भी आईटीसी है पूरा का पूरा क्रेडिट मुझे दे दो एग्जाम्प्ट इग्नोर करके. लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करेगा नहीं तो सब लोग टैक्स की चोरी करना चालू कर देंगे. जो लोग एग्जाम्प्ट प्रोडक्ट बनाते हैं वो थोड़ा क्या कर लेंगे, टैक्सेबल प्रोडक्ट भी बना लेंगे और पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेंगे. दूसरा ऐसा हो सकता था गवर्नमेंट थोड़ा हार्श हो सके, ऐसा बोल सकता था कि 100% नहीं मिलेगा, आईटीसी जो है वो 100% नहीं मिलेगा क्योंकि आप दोनों बना रहे हो, टैक्सेबल भी बना रहे हो और एग्जाम भी बना रहे हो. तो ये जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर है ये बहुत पछता था. क्यों पछता था, क्योंकि सर ये 90% टाइम तो टैक्सेबल कमोडिटी बनाता है. खाली ट्राई कलर की वैल्यू कब होती है, तिरंगा की वैल्यू 2 ही महीनों में होती है अपने यहाँ पे. तुम देखो ना पूरा 12 महीना ट्राई कलर की कोई वैल्यू नहीं होती. तुम्हारे कॉलेज वगैरह में भी जो तिरंगा होता है ना अभी किसी कबड़ में पड़ा होगा, उसकी कोई इज्जत नहीं है अभी. वो 15 अगस्त को और 26 जनवरी का उसका अपना एक वैल्यू होता है. तो साल में 2 बार इसका डिमांड आता है. अब 2 बार डिमांड आने के लिए साल में 2 बार मैं वो गुड्स बनाता हूँ एग्जेम्प्ट वाला, मेरा पूरे साल का क्रेडिट आप रोक दोगे उसके लिए. तो ये दोनों ऑप्शन सेंसिबल नहीं थे. 100% अलाउ करना भी सेंसिबल नहीं था और 100% डिसअलाउ करना भी सेंसिबल नहीं था. तो व्हाट गवर्नमेंट हैज डन, गवर्नमेंट हैज केम विद द थर्ड ऑप्शन कि एक काम कर लो, आप आईटीसी जो है ना वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बुक करो. मतलब जितना प्रोपोर्शन आपने टैक्सेबल में यूज किया हुआ है उतना बुक कर लेना और जितना प्रोपोर्शन आपने एग्जेम्प्ट में यूज किया हुआ है उसको आप रिवर्स कर दो या बुक मत कर दो, ठीक है ना. तो द थर्ड ऑप्शन इज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट. अब थर्ड ऑप्शन की जो मैं बात बता रहा हूँ सेक्शन 17 की मैं बात बता रहा हूँ. सेक्शन 17 में लिखा हुआ है, सेक्शन 17 इंसान को तब लगता है जब 16 की सारी कंडीशन उसने कंप्लाई की है. सर 16 में कंडीशन क्या क्या थे. एक तो आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए. सेकेंडली आपने जो गुड्स या सर्विसेज लिए दैट हैज बीन यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. थर्ड जो बात मैंने की थी आपके पास वैलिड इनवॉइस होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. फोर्थ मैंने बात की थी आपने गुड्स रिसीव्ड करनी चाहिए या सर्विसेज रिसीव्ड होनी चाहिए. फोर्थ बात हमने की थी जो आपका जो सप्लायर है ही मस्ट हैव पेड द टैक्स, उसमें टैक्स पे करना चाहिए. फोर्थ कंडीशन, लास्ट कंडीशन मैंने आपको बता दी थी कि जब वो टैक्स भर देता है तो आपका एक रिटर्न जाना चाहिए, जीएसटीआर अंडर सेक्शन 39 फाइल हो जाना चाहिए.
तो ये सारे कंडीशन कंप्लाई करने के बाद ही हम सेक्शन 17 की बात करेंगे, उसके पहले सेक्शन 17 की बात ही नहीं करेंगे। मतलब पहले एलिजिबल तो बनो बुक करने के लिए, फिर हम देखेंगे कि उसमें भी प्रोपोर्शनेट कंडीशन लगानी है कि नहीं लगानी है। तो ये बात देख लो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, अपॉर्शनमेंट क्यों करना पड़ता है, व्हाई डू आई हैव टू अपॉर्शनमेंट, ठीक है ना। गुड्स एंड और सर्विसेज यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, थोड़ा बिजनेस के लिए थोड़ा नॉन बिजनेस के लिए। जैसे अगर मैंने कार ले ली, कार का एग्जांपल गलत है, मोबाइल ले लिया, तो मोबाइल में पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज करता हूं और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज करता हूं, ठीक है ना। तो जो एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस पर्पस होगा उसका क्रेडिट ले लो, और जो एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड होगा उसका आप क्रेडिट ले लो। बिजनेस पर्पस के लिए है, टैक्सेबल का जो है वो आप क्रेडिट ले लो, लेकिन जो नॉन बिजनेस या एग्जेम्प्ट का होगा उसका क्रेडिट आप नहीं कर सकते। यहाँ पे अवेलेबल की बात कर रहे हैं, अवेलेबल ओनली अगर आपने दोनों के लिए लिया, पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई का आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ओनली किसका मिलेगा उन्होंने लिखा है, बिजनेस पर्पस का मिलेगा, और टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई का आपको क्रेडिट मिलता है। एग्जेम्प्ट के लिए तुमने अभी तिरंगा बनाने के लिए मैंने ऑरेंज और ग्रीन कलर का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, ऑरेंज और ग्रीन कलर का कपड़ा यूजुअली हमारे यहाँ पे यूज नहीं होता, व्हाइट कलर का हमेशा यूज होते रहता है, तो व्हाइट हो गया कॉमन, और ऑरेंज और ग्रीन तो यार ये तो खाली एग्जाम में यूज होने वाला है, तो उसका आपको क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। ये कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा वो जानने के लिए देखिए नेक्स्ट लेक्चर, रूल नंबर 42 और रूल नंबर 43। ये दो रूल हमें पढ़ने पड़ेंगे डिटेल में, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। तो वो रूल्स की अभी मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, वो रूल्स की बात ही नहीं कर रहा मैं, ये सारे रूल्स की बात नहीं कर रहा, बैंकिंग ऑप्शन क्या दिया है वो भी बात नहीं कर रहा, ये बात ही नहीं मुझे करनी थी, तो खाली मुझे हिंट देना था आपको कि ऐसा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जो मुझे इस लेक्चर में आपको पढ़ाना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज, ये रूल नंबर 42 है, ये भी नहीं पढ़ाना था मुझको, ये रूल नंबर 43 ये भी नहीं पढ़ाना था मुझे आपको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज दिस section 17 subsection 5 of CGST Act 2017. The most important aspect is this. इस सेक्शन 17 में अगर पढ़ने लायक कुछ है और एग्जाम में पक्का अगर आएगा 100% अगर कुछ आएगा तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आएगा, आके ही रहेगा। चैलेंज देता हूं आप लोगों को मैं, ठीक है, नहीं आया तो तुम लोग मेरी मूंछ निकाल देना, मेरा शेविंग का पैसा भी बच जाएगा, ठीक है ना। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 CGST एक्ट जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि 100% एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम अगले महीने ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है ना। तो एकदम अटेंशन देके पढ़ो। इसकी शुरुआत कैसी हुई थी मेरे लाइफ में, तो जब जीएसटी नया नया आया था तो मुझको भी इतना जीएसटी नहीं आता था, क्योंकि नया नया आया था तो अपने को वैसे भी नहीं आता, ठीक है ना। तो उसी दौरान मैंने क्या कर लिया, कार परचेस कर लिया। मेरी जो कार है वो है, अगर आप लोगों को मारुति सुजुकी की अर्टिगा पता है, मारुति सुजुकी अर्टिगा, एर्टिगा अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। अर्टिगा इज द कार जो इनोवा जैसी दिखती है, लेकिन इनोवा है नहीं, इनोवा का डुप्लीकेट कॉपी है समझो, जो मारुति सुजुकी ने बनाया था। तो ये कार का वैल्यू कुछ तो था 1 लाख रुपीस के आसपास, प्लस 28% का जीएसटी, 28% जीएसटी लगता है भैया कार पे, कुछ तो 2.5 लाख के आसपास का तो मैंने जीएसटी भर दिया था इस कार के ऊपर। और फिर मैंने दुकान, जो मेरा मारुति का जो डीलर था उसको मैंने पूछा, यार मैं जीएसटी रजिस्टर्ड हूं, कैन आई गिव माई जीएसटी नंबर टू यू, ठीक है ना, क्या मैं अपने आप जीएसटी नंबर आपको दे दूं, और ये 2.5 लाख का मैं क्रेडिट बुक कर लूं, बाद में मैं अपना जीएसटी नंबर आपको दे देता हूं, क्या क्रेडिट मिलता है कार के ऊपर, ऐसा मैंने उसको पूछा। उसे नहीं पता था क्रेडिट मिलता है कि नहीं मिलता, तो उसने अपने अकाउंटेंट से मुझे मिलाया, वो बोलता है सर वो जीएसटी वगैरह मुझको नहीं समझता, अकाउंटेंट से बात करो। उसके अकाउंटेंट को मैंने बताया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, आप जो मेरे से इतना ज्यादा जीएसटी ले रहे हो जिसकी वजह से मेरा कार का वैल्यू 10.5 लाख हो गया, ठीक है ना, क्या मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा। तो अकाउंटेंट ने बहुत कॉन्फिडेंट में बोला मुझे हाँ मिलेगा। जैसे उसने अकाउंटेंट ने बोला हाँ मिलेगा, तो तुम समझ रहे हो मेरे अंदर ही अंदर कितनी खुशी हो गई। मैं दे तो रहा हूं 10.5 लाख रुपीज टू परचेस अ कार, लेकिन 2.5 लाख रुपीज का मुझे जीएसटी क्रेडिट मिलेगा। मैं तो ये सोच रहा था इतना ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मेरे पास होगा तो मेरा आने वाला 5-6 महीने मुझको अपने पॉकेट में से जीएसटी भरना ही नहीं पड़ेगा मेरे आउटपुट के ऊपर। तो इतना खुशी हो गया मुझको, लेकिन वो खुशी ना हमेशा ऐसा
ऐसा मुझे अंदर ही अंदर से ऐसे लग रहा था कि नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है, गवर्नमेंट इतना बड़ा क्रेडिट कैसे दे सकता है राम पाटिल को, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो मैं घर पे गया, जैसे कार वगैरह लेके हम घर पे गए, सबने वो नारियल बियर पूजा बीजा किया, सब लोगों ने पेड़ा बेड़ा खिलाया। मैं बोला एक काम करो, तुम लोग अपना काम कर चालू रखो, मुझे ना जाके सेक्शन पढ़ना है। एंड आई केम टू सेक्शन 16। देखो मैंने सेक्शन 16 के सारे कंडीशन कंप्लाई किए क्या। एम आई अ रजिस्टर्ड पर्सन, यस आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, मैं टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन हूं। दूसरा, क्या मेरा इंटेंशन है ये कार बिजनेस में यूज करना, तो मैं आपको बता दूं मेरी फैमिली मेरी गाड़ी को बहुत कम यूज करता है, 99% वो कार हमारे बिजनेस में यूज होता है, और कार के आगे पीछे मैंने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया एलिट गुरुकुल करके, ठीक है ना। मतलब ये कार जो है 90% मेरे आर्टिकल, मेरा स्टाफ, यहाँ पे जो हमारे साथ लोग, यहाँ पे जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम में जो रहते हैं वो लोग यूज करते हैं। तो डेफिनेटली द कार इज गोइंग टू बी यूज इन द बिजनेस पर्पज, ठीक है ना। द थर्ड कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 दैट आई हैव टू कंप्लाई, कि आपके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। भैया अभी अभी 10.5 लाख रुपए का बिल करके आया हूं, तो वैलिड इनवॉइस तो होगा मेरे पास। फोर्थ कंडीशन, कि आपने वो जो गुड्स या सर्विस की बात करें वो एक्चुअली रिसीव होना चाहिए। बिल्कुल कार घर के बाहर खड़ी है, अभी उसकी पूजा अभी भी नारियल फोड़ के आ गई उसके बाजू में, ठीक है ना। तो गुड्स हैज बीन रिसीव्ड। फिफ्थ कंडीशन, जिससे हमने कार परचेस की है, मारुति का डीलर, ही मस्ट पे द टैक्स, अब वो भर देगा अगले महीने में। और जब रिटर्न भरने की बात होगी तो मैं रिटर्न भर दूंगा, जीएसटीआर मेरा रिटर्न चले जाएगा इस महीने का, जिसमें मैं कार का क्रेडिट बुक कर लूंगा। तो आई हैव कंप्लाइड ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 16। तो मेरे अंदर भी खुशी आ गई, हाँ यार वो सही बोल रहा था कि मुझे कार का क्रेडिट मिलेगा। लेकिन फिर लगा नहीं नहीं नहीं, आधा चैप्टर पढ़ के रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉ में हमेशा अगर रूल होता है तो रूल के एक्सेप्शन भी होते हैं। तो मैंने एक्सेप्शन पढ़ने चालू किए। एक्सेप्शन जो दिए गए सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में दिए गए, इसका नाम ही है, इस सेक्शन का नाम ही है ब्लॉक क्रेडिट। पहले तो ये पढ़ के मुझको अजीब सा लगा, ये ब्लॉक क्रेडिट मतलब बाप रे, इधर ही कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और इसमें ब्लॉक क्रेडिट मतलब गवर्नमेंट बोलता है दो यू हैव कंप्लाइड ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 16, फिर भी आपको हम क्रेडिट नहीं देंगे, हमको नहीं देना है, बस नहीं देना है तो नहीं देना है क्रेडिट, जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो, नहीं देना है क्रेडिट तुम लोगों, बात खत्म हो गई। उसमें का पहला ही आइटम जो है वो है मोटर व्हीकल। मतलब मैंने अपने सारे क्रेडिट मैंने फुलफिल कर दी, सारी कंडीशन आपने फुलफिल कर दी, फिर भी आपको गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं देना है तो नहीं देना है, खत्म हो गया। सर क्यों नहीं देना है, अगर देते ना तो कुछ कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट मर्सिडीज वगैरह लेते हैं, ठीक है ना। कल में अगर 1 करोड़ का मर्सिडीज लूंगा तो 28 लाख का जीएसटी का क्रेडिट बनता है। गवर्नमेंट कंट्री कैसे चलाएगा, अगर आप टैक्स भरोगे क्रेडिट लोगे, टैक्स भरोगे क्रेडिट लोगे, तो गवर्नमेंट के पास भी तो कैश रुकना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कुछ ऐसी लग्जरियस कमोडिटीज होती है जिसका क्रेडिट हम देंगे। जैसे पकड़ लो, मैं आपको बोलता हूँ कि इस बॉटल में पानी नहीं दारू है, ठीक है ना, और दारू पीने के बाद ही मुझे लेक्चर लेने के लिए जमता है, तो क्या गवर्नमेंट मुझे दारू का डिडक्शन दे देगा, क्या गवर्नमेंट मुझे दारू के ऊपर तो वैसे भी मुझे क्रेडिट नहीं लगता, लेकिन खाने बिस्किट की बात कर लो, बिस्किट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मैं बोलता जब तक मैं बिस्किट नहीं खाता तब तक मुझे लेक्चर लेने की एनर्जी नहीं मिलती, तो मेरे लिए वो इनपुट है। मैं नंगा नंगा तो लेक्चर ले नहीं पाऊंगा, ये कपड़े पहन के लेक्चर लेने पड़ेंगे। मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा कि ये शर्ट जो है मैंने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया हुआ है, मुझे इसका भी क्रेडिट चाहिए। अब गवर्नमेंट थोड़ी ना कि जीएसटी वाला मेरे पीछे पीछे घूमेगा कि मैं शर्ट पहन के लेक्चर ले रहा हूँ कि पर्सनल कंजम्पशन कर रहा हूँ। द सेम गोज विद कार, कार एक्चुअली बिजनेस में यूज हो रही है कि पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है, और बिजनेस में अगर यूज भी होती होगी तभी भी गवर्नमेंट को नहीं देना है तो नहीं। डोंट आस्क मी द लॉजिक, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू सर्टेन लॉजिक कि गवर्नमेंट ने ऐसे कमोडिटीज के ऊपर क्यों क्रेडिट नहीं रखा हुआ है। और एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, आपको बताया था कि कुछ एक्ट्रेस थी हमारी इंडस्ट्री में, मुझे उनका नाम नहीं पता, आप लोगों को पता होगा तो पता नहीं, तुम लोग अगर वो सब वो मूवी स्टार्स के बारे में जो न्यूज वगैरह होते अगर देखते रहोगे तो अलग बात है। किसी कोई एक एक्ट्रेस अपनी इंडिया की जिसकी नाक थोड़ी टेढ़ी थी, ठीक है ना, उसने अपनी नाक सीधी करके लेने के लिए, ठीक है ना, कुछ प्लास्टिक सर्जरी कराई, और प्लास्टिक सर्जरी हेल्थ केयर में आता नहीं, मतलब एग्जामिशन में नहीं आता, टैक्सेबल में आता है, तो उसने टैक्स भरा होगा। क्या उसको नाक टेढ़ी नाक की सीधी नाक करने के लिए जो टैक्स भरा होगा उसका क्रेडिट मिलेगा, बिकॉज शी हैज डन दैट फॉर द बिजनेस पर्पस, उसको बिजनेस करना था करके नाक सीधी सीधी करके ली। तो आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने यहाँ पे 17 सबसेक्शन 5 में बोल के रखा है कि आपने अगर प्लास्टिक सर्जरी वगैरह किया, हेल्थ केयर किया, ब्यूटी पार्लर में गए, कॉस्मेटिक सर्जरी किया, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब खाना खाते हो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दुनिया भर के लिस्ट ऑफ आइटम्स है जिनका क्रेडिट नहीं मिलेगा, बोला तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना, दे रहा ही नहीं है हम लोगों को क्रेडिट। तब जाके मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे किसके ऊपर गुस्सा आया, मुझे उस अकाउंटेंट के ऊपर गुस्सा आया जिसने मुझे फोकट के सपने दिखाए थे। तो मुझे तो एक बार ऐसा आया कि जाके उसकी इज्जत निकालूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैंने उसकी भी भावनाएं समझी। अब उसके यहाँ पे तब जिस जिस पीरियड में मैंने कार लिया था उस पीरियड में ओला उबर का बूम चल रहा था मार्केट में 2017 में, ठीक है ना।
ओला उबर बहुत ही ज्यादा मार्केट में डिमांड में थी। अब ओला उबर की वजह से क्या हो रहा था, मैक्सिमम लोग जो थे वो छोटी मोटी मारुति की कार परचेस कर रहे थे और कार परचेस करके अपनी कार ओला उबर में लगा रहे थे। अब जब कार परचेस करके ओला उबर में लगाओगे तो उसको बोलते पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो विदाउट कार दे ही नहीं सकते आप। और गवर्नमेंट ने सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में एक्सेप्शन डाल के रखा है। ओहो, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, लॉ में भी या मैथ्स में भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको पता है। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन इज द लॉ। उन्होंने बोला ब्लॉक क्रेडिट में का एक्सेप्शन मतलब क्रेडिट अलाउड हो जाता है, उन्होंने बोला एक्सेप्शन में डाल दो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, करके मुझे कार का क्रेडिट नहीं मिला। अगर मेरा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होता, अगर मैं ओला उबर पे अगर कार लगाने वाला था, सर पता कैसे चलता है कि आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है कि नहीं है। आपने रोड पे देखा होगा तो दो टाइप की कार की नंबर प्लेट आपको दिखेंगी, ठीक है ना। मिनिमम दो होती है, वैसे तो 3-4 होती है, लेकिन मिनिमम दो कलर तो आपने देखी होंगी, एक होता है व्हाइट प्लेट और एक होता है येलो प्लेट। व्हाइट प्लेट मतलब वो कार जो है वो प्राइवेट पर्पस के लिए यूज होने वाली है, बिजनेस पर्पस में यूज नहीं होती। बिजनेस पर्पस मतलब वो ट्रांसपोर्ट वाली कार नहीं है। और जो येलो प्लेट होती है, नंबर प्लेट होती है, उस गाड़ी पे कहीं पे भी देखना आपने टी करके ऐसे लिखा होता है। टी मतलब उसका टी परमिट है, टी परमिट है मतलब वो ट्रांसपोर्ट में यूज होने वाली है। तो जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट परमिट की होती है उनका क्रेडिट मिलता है। जो व्हीकल व्हाइट परमिट की होती है, व्हाइट कलर की होती है, जो प्राइवेट में यूज होने वाली है, भले बिजनेस में हो या पर्सनल में हो, उसका क्रेडिट नहीं मिलता। आपको इसे याद रखना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गई एक बात। दूसरी बात मैं बता देता हूं, कुछ कुछ कंपनीज होती है या कुछ कुछ पर्सन होते हैं, उनका बिजनेस होता है मोटर ड्राइविंग स्कूल। आपने देखा है, अपने मुंबई में भी होता है, समीर मोटर ड्राइविंग स्कूल, उजाला मोटर ड्राइविंग स्कूल, यश मोटर ड्राइविंग स्कूल, ऐसे आपने नाम देखे होंगे। तो सुरक्षित अंतर टेवा, कीप सेफ डिस्टेंस, ऐसे अलग अलग नेम बोर्ड लगे होते हैं। तो मोटर ड्राइविंग स्कूल मतलब इम्पार्टिंग स्किल ऑफ ड्राइविंग व्हीकल, उसको बोलते हैं उस बिजनेस को, इम्पार्टिंग स्किल्स ऑफ ड्राइविंग व्हीकल्स। तो मोटर ड्राइविंग स्किल को अगर आप इम्पार्ट करके दे रहे हो तो बिना मोटर व्हीकल के तो कर ही नहीं सकते। तो ये मोटर व्हीकल जो आप इम्पार्टिंग करने के लिए आप परचेस करते हो तो बिल्कुल उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। सर ये मोटर व्हीकल स्कूल तो हमने सुना है, ये तो आपने देखा भी है, लेकिन आपको पता है जैसे मोटर व्हीकल स्कूल होते हैं वैसे ही एविएशन स्कूल्स होते हैं। एविएशन स्कूल मतलब जहाँ पे पायलट कैसे बनने का वो सिखाया जाता है। अब पायलट कैसे बनने का थेरी पढ़ा के मैं आपके हाथ में डायरेक्टली पैसेंजर का एयरक्राफ्ट नहीं दे सकता ना। पीछे 200 पैसेंजर बैठे, 15 लोगों का क्रू है, आप डायरेक्टली थेरी पढ़ के फ्लाइट अगर उड़ाने जाओगे तो आपको नहीं लग रहा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी सिचुएशन। तो ये पैसेंजर ये क्या करती है, एविएशन स्कूल क्या करती है, पहले तो आपको एक जैसे वीडियो गेम आप खेलते हो वैसे वो वहां पे हाई लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके इमेजिनरी सिचुएशन में डाल के आपसे वो करवाया जाता है। और एक बार आप वो बेसिक टेस्ट पास हो जाते हो कंप्यूटर पे, वीडियो गेम पे, तो आपको क्या नेक्स्ट लेवल पे लेके जाके एक्चुअल में को पायलट करके बिठाया जाता है। डायरेक्टली पायलट नहीं, को पायलट, पहले बाजू में बैठो, देखो कौन सा बटन दबाना है कौन सा नहीं दबाना है। नहीं तो कोई तो एक मूवी देखा था ना आप लोगों ने कि वो मूवी में लैंडिंग होने नहीं वाला रहता और वो फोन करते हैं टावर पे भी कि हमको हेल्प करो, हमारा प्लेन क्रैश होने वाला है। तो उसको टावर से बोलते कि आपको क्या लाल बटन दिख रहा है, तो बोलता हाँ दिख रहा है, दबा दिया, बोलता बस वही नहीं दबाना था, वो आपका इंजन बंद कर देता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ। तो पहले आपको को पायलट का ट्रेनिंग दिया जाता है 6 महीने तक का, और उसके बाद आपको पायलट का ट्रेनिंग दिया जाता है। तब तक पैसेंजर को आपको नीचे पीछे बिठाया नहीं जाता। 5-6 महीने का ये जब ट्रेनिंग हो जाता है तब आपको एक्चुअल फ्लाइट आपके हाथ में दी जाती है, अगर आप क्वालिफाई करते हो सारे टेस्ट को। वैसे ही वेसल का भी है। तो नॉट ओनली कार, वैसे ही एयरक्राफ्ट, वैसे ही वेसल, इनकी जो इम्पार्टिंग स्किल्स होते हैं, ठीक है ना, इनकी जो स्कूल्स होते हैं, इनको हमने क्रेडिट अलाउ कर दिया है, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूं आपको मैं पहले आपको रॉ लॉ क्या पढ़ा रहा हूं। अगर आप मुकेश अंबानी हो, आप अनिल अंबानी हो, आपने अगर अपने घर पे 15 कार रखे हुए हैं, 2 स्पेशल प्राइवेट जेट रखे हुए हैं, 5 आपने अपने लिए याच या वेसल रखे हुए, बोट रखी हुई है, तो आपको इन सब में से किसी के ऊपर का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं है। लेकिन एयर इंडिया ने नया एयरक्राफ्ट परचेस किया, यस उनको मिलेगा क्योंकि उनका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है या गुड्स ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना। वैसे वेसल ट्रांसपोर्ट जो होता है वो यूजुअली गुड्स में यूज होता है, पैसेंजर भी होता है। यहाँ से मुंबई से गोवा जा रहा है वेसल, ठीक है ना, या तो मुंबई से अलीबाग जा रहे हो बाई वेसल और आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आपने नया वेसल ले लिया, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो पहले तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एक्सेप्शन में मैंने बताया। दूसरा एक्सेप्शन है इम्पार्टिंग मोटर ड्राइविंग स्किल, या जो उड़ाने का या मतलब जो चलाने का जो स्किल होता है उसके लिए, उनके लिए भी एक्सेप्शन है। तीसरा अपना बिजनेस ही है। अरे मैं खुद ही कार डीलर है, मैं कार डीलर है, कार डीलर मतलब समझते हो, मेरा खुद का शोरूम है। मैं तो भैया कार परचेस करता हूँ और कार सेल करता हूँ, कार परचेस करता हूँ, कार सेल करता हूँ, तो ये कार तो मैंने यूज के लिए लिए नहीं ना, मेरे लिए तो ये स्टॉक इन ट्रेड है।
तो मुझे इसका क्रेडिट मिलेगा। तो आई गिव यू फ्यू एग्जांपल कि इनका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब आगे चल रहा हूं, अब एलिट गुरुकुल का एग्जांपल सुनो। एलिट गुरुकुल लिमिटेड जो है, या हम लोगों ने क्या किया, एक रूरल एरिया में, गांव खेड़े में, एकदम छोटा सा गांव है हमारा यहाँ पे, कोल्हापुर से भी आगे 100 किलोमीटर, वहां पे हमने क्लासेस चालू किए सीएसीएस का, सीएसीएस सीएमए का हमने यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन चालू किया, जबकि यहाँ के बच्चों को पता भी नहीं है सीएसीएस सीएमए क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन हमेशा कोई ना कोई स्टार्ट करता है। मुंबई में भी पहला कभी तो क्लासेस आया था, तभी तो मुंबई के इतने सारे बच्चे सीएसीएस करने लगे। केरला में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2015 में, तो केरला में, ओवरऑल केरला में सीए के जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो खाली 800 थे, ओनली 800 स्टूडेंट्स वे आर रजिस्टर्ड फ्रॉम केरला। लेकिन जब केरला में पढ़ाने की वजह से नहीं, मेरे जैसे और भी फैकल्टीज मुंबई से, बैंगलोर से, चेन्नई से वहां पे जाके पढ़ाना चालू हो गए, वहां पे नए नए इंस्टीट्यूशन ओपन होने चालू हो गए, कॉलेजेस में पब्लिसिटी किया गया। एंड लास्ट ईयर फ्रॉम केरला मोर देन 20,000 स्टूडेंट हैव रजिस्टर्ड फॉर सीए एग्जामिनेशन। तो 800 कहां पे होता है और 20,000 कहां पे होता है। तो वी बिलीव इन क्रिएटिंग मार्केट, जहां पे पहले से बना बना मार्केट है, वहां पे तो कोई भी बिजनेस कर लेगा, बट वी एज अ टीम वी बिलीव इन क्रिएटिंग न्यू मार्केट। अब मेरे यहाँ पे चैलेंज क्या है, अब लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पे एसटी वगैरह सब बंद है, तो हमने क्या सोचा है कि जब हमारा ये क्लासेस वगैरह सब चालू हो जाएगा अभी, तो बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा इश्यू जाएगा, बहुत इश्यू होगा। जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे होंगे, जो गांव खेड़े में से, आजू बाजू के गांव में से आएंगे, कोई 20 किलोमीटर से आएगा, कोई 25 किलोमीटर से आएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन विल बी एन इश्यू बिकॉज ऑफ 2 रीजन। एक तो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, या तो है ही नहीं समझो। और सेकेंडली जो सीए फाउंडेशन का तो ठीक है, लेकिन इंटर और फाइनल के लेक्चर जो होते हैं वो लॉन्ग लेक्चर्स होते हैं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग चालू होते हैं, फिर शाम को थोड़ा लेट भी छूट सकता है। तो हमने जब छोड़ा था उनको, अगर बस जाने के लिए नहीं होगा तो बच्चे जाएंगे कैसे घर पे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने सोचा है आगे जाके एक ट्रैवलर या मिनी बस जो होता है, ट्रैवलर पता है आप लोगों को, ट्रैवलर पिकनिक वगैरह पे कभी गए होगे तो 15 से 18 लोग बैठते हैं उसमें, 15 लोगों का भी होता है, 12 का भी होता है, लेकिन मैं 15 का ले रहा हूँ। 15, 18 मिनी बस जो होता है, बड़ी वाली बस में तो 50-60 लोग बैठ सकते हैं, मैं मिनिमम बता रहा हूँ 15 to 18 लोगों की कैपेसिटी का हम ट्रैवलर लेने की सोच रहे हैं, ठीक है ना। ये ट्रैवलर हम लेंगे तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए तो नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा जो एलिट गुरुकुल है ये तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर, अब तुम लोगों ने देखा ही होगा ना, बहुत सारे स्कूल के बसेस आते रहेंगे ना, आपके यहाँ पे भी तो आता है स्कूल बस, वो येलो कलर की बस आपने देखी होगी। अब उनका बिजनेस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नहीं, आप ऐसे नहीं कि हाथ दिखा के रुकाएगा और फिर वो कंडक्टर आपको अंदर ले लेगा स्कूल बस में, फिर आपको ड्रॉप करेगा, आपसे 10 रुपए लेगा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। वो खाली एक्सक्लूसिवली स्कूल के स्टाफ, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया बस होता है। सेम वी आर प्लानिंग कि अपना भी एक ट्रैवलर हो जिसके ऊपर एलिट गुरुकुल लिखा हो, हमारे स्टूडेंट्स को उनके घर से पिकअप करेगा, उनके घर पे जाके ड्रॉप करेगा। दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग। फिर जब सब लोग ये जब डिस्कशन करे तो मेरे मन में एक इश्यू चल रहा था कि यार ये 20-25 लाख की ट्रैवलर आती है, 20-25 लाख का 28% मतलब ऑलमोस्ट 5 लाख का जीएसटी जाएगा, 5 लाख का जीएसटी जाएगा और मुझको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आई वाज रिग्रेटिंग दैट। जब तक मैं रिग्रेट कर रहा था तब तक गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अमेंडमेंट लाया, और लास्ट ईयर अमेंडमेंट लाके गवर्नमेंट ने बोला जिस भी कार का कैपेसिटी, जिस भी मोटर व्हीकल का कैपेसिटी 13+ होता है, 13 लोगों से ज्यादा होता है, उसका क्रेडिट मिलेगा। ये अभी आया हुआ है, इसका क्रेडिट मिलेगा करके मैं खुश है। अभी मैं पक्का आने वाले टाइम में ट्रैवलर लेके रहेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसी बात यहाँ पे हो गई। तो मैंने आपको मोटर व्हीकल के बारे में जो जो मुझे बातें बतानी थी वो सारी, एक बात रहेगी यार, ऐसे क्या कर रहे हो, एक बात रहेगी। अब क्या हो गया, थोड़े दिन पहले अपनी जो मेरी जो मारुति सुजुकी है, ठीक है ना, उसको हमने सर्विस स्टेशन में डाला। सर्विस स्टेशन में डालने के बाद क्या हो गया, क्योंकि ये गांव खेड़े में रास्ते अच्छे नहीं होते, तो मेरा जो टायर है वो टायर खराब हो गए थे, तो हमने चारों टायर चेंज कर दिए, उसका 20,000 लग गया हमको चारों टायर चेंज करने का। और कुछ पार्ट्स वगैरह का भी कुछ ना कुछ, वायरिंग वगैरह में भी कुछ इश्यू हुआ था, वो सारा खर्चा करने के लिए 10,000 और लग गया, मतलब 30,000 का खर्चा किया। 30,000 प्लस जीएसटी वो लोग मुझे बिल देने वाले थे। तो मेरा अकाउंटेंट जो है, हमारी फर्म का जो अकाउंटेंट है विजय भाई, वो हमारे साथ थे, बोल रहे थे यार ये जीएसटी का तो क्रेडिट मिलेगा ना। तो सुनो 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 गांव वालों, ये जीएसटी का क्रेडिट भी नहीं मिलता, इस जीएसटी का क्रेडिट भी नहीं मिलता, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी जो जीएसटी होता है उसका क्रेडिट नहीं मिलता। गवर्नमेंट ने रोक के रखा इसलिए नहीं मिला, जबकि वो कार बिजनेस में यूज हो रही है, ठीक है ना। मेरा बाइक है, ठीक है ना, थंडरबर्ड है, उसका भी हमने क्या किया, अभी सर्विसिंग करा के लिया यहाँ पे, उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। जीएसटी लगा लेकिन उसका क्रेडिट नहीं मिलता अपने को, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं देता इन सबका, क्यों नहीं देता उसका अपना लॉजिक है, क्यों नहीं देता, मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और गवर्नमेंट के पास कैश फ्लो रुकना चाहिए, किसी ना किसी गुड्स के थ्रू कैश फ्लो रुकना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पे हो गई, क्रेडिट नहीं मिल रहा था। आगे चल रहा हूँ, मेरा डिस्कशन कंटिन्यू कर रहा हूँ, जरा समझने का ट्राई करो।
मैंने अभी जब से कार और बाइक लिया तब से अभी तक नहीं बोल के 1 लाख रुपए का तो इंश्योरेंस लिया होगा हर साल, मतलब गाड़ी का 20-30 हजार का आता है और जो मेरी बाइक वगैरह है उनका सबका मिला के, ठीक है ना, अभी तक का इंश्योरेंस जो 1 लाख रुपए के ऊपर गया होगा। तो इंश्योरेंस के ऊपर भी, कार इंश्योरेंस जो जनरल इंश्योरेंस होता है उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। क्या सर उसका क्रेडिट मिलेगा? नहीं, उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सर इसका क्रेडिट किसी ना किसी को तो मिलता होगा ना। हाँ, उनको मिलता है जिनको कार का ही क्रेडिट मिलता था। मतलब सर वो 3 लोग, जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाले लोगों को रिपेयर एंड मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का भी क्रेडिट मिलेगा। इंपार्टिंग स्किल जो वाले रहते हैं, इंपार्टिंग स्किल वाले जो लोग होते हैं, मतलब मोटर ड्राइविंग स्किल वाले, उनको भी क्रेडिट मिलेगा। और जिनका बिजनेस ही है, जिनका क्या बिजनेस है सर, कार ट्रेडिंग का ही बिजनेस है, उनको भी क्रेडिट मिलेगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का। तो जिनको कार का क्रेडिट मिलता है, व्हीकल का क्रेडिट मिलता है, ठीक है ना, उसको उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का भी क्रेडिट मिलता है। जिनको कार का ही क्रेडिट ब्लॉक करके रखा हुआ है, वो बाकी एडिशनल एक्टिविटीज का क्रेडिट भी ब्लॉक हो जाता है। चलो मैंने आपको 4-5 ब्लॉक क्रेडिट के पॉइंट पढ़ाई दिए, फटाफट आपको बता देता हूँ। ब्लॉक क्रेडिट पार्ट ए हम पढ़ रहे हैं, इनएलिजिबल एमवी, एमवी मतलब मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल के ऊपर बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता सर, लेकिन कुछ तो मोटर व्हीकल के ऊपर मिलता होगा। हाँ, जो एक्सेप्शन में डाला गया ना, एक्सेप्शन में जो डाला गया उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा, इसके ऊपर आईटीसी मिलेगा, ठीक है ना। आईटीसी विल बी अवेलेबल क्योंकि वो एक्सेप्शन में, ब्लॉक के एक्सेप्शन में। when used for making taxable supplies of such motor vehicle, पहला तो उन्होंने क्या बोला, आप taxable supply of such motor vehicle, मतलब जो लिया है वो एज इट इज आप बेच रहे हो, जो गाड़ी आपने परचेज की वही सेल कर रहे हो, मतलब ट्रेडिंग में हो। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ये थोड़ा शॉर्टकट में लिखने का ट्राई किया उन्होंने। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के बिजनेस में रहोगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, तो क्रेडिट मिलेगा। अब इसमें आपको चौथा आइटम नहीं दिखेगा, वो मैं दिखाऊंगा अमेंडमेंट के थ्रू। यहाँ पे एक फोर्थ आइटम आ गया अपने को, भाई अपना ट्रैवलर का क्रेडिट मिलेगा, वो आपको अमेंडमेंट स्टडी मटेरियल से पढ़ाऊंगा। दूसरा मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। वेसल एंड एयरक्राफ्ट का भी क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन कभी मिलेगा जब आपका बिजनेस ही है वो सप्लाई करना वेसल एंड एयरक्राफ्ट, मतलब आप सेल करते हो वेसल एंड एयरक्राफ्ट, तो आपको क्रेडिट मिलेगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, उसका भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेशन एंड फ्लाइंग सच वेसल एंड एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, दोनों चीजों के ऊपर आपको क्रेडिट इसका मिलेगा। चलो ठीक है, आगे चलता हूं। सर जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रनिंग एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है ना, रिलेटिंग टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट, तो इनका जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है जनरल इंश्योरेंस होता है, उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन जिनका मिलता है उनका मिलेगा, तो इनका मिलता है तो इसका मिलेगा। देखो यहाँ पे, when such ineligible motor vehicle vessel aircraft used for eligible purpose, eligible purpose मतलब ये हो गए, when received by a manufacturer, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर को ये सबका क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा। when received by the general insurance service provider in respect of such ineligible motor vehicle और वेसल एंड एयरक्राफ्ट, तो जनरल इंश्योरेंस जिसने दिया हुआ है वो यूटिलाइज कर रहा है इनपुट सर्विस, तो उनको मिलेगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। आगे सर लीजिंग, रेंटिंग एंड हायरिंग। अब लोगों के मन में एक थॉट आया, एक थॉट क्या है, एक चोरी का थॉट ऐसे आता है कि मैं अगर मोटर व्हीकल मेरे नाम पे परचेस करूंगा तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैं एक काम करता हूं, मेरे भाई के नाम पे कार परचेस कर लेता हूं, और भाई के नाम पे कार परचेस करके मैं उसको हायर पे ले लेता हूं, हायर भाड़े पे ले लेता हूं, ठीक है ना। क्योंकि रेंट के ऊपर अगर मैं रेंट भरूंगा तो रेंट प्लस जीएसटी भरूंगा, तो मुझे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। और मेरे भाई को भी क्रेडिट मिल जाएगा कार का, क्यों? क्योंकि भाई का जो बिजनेस है वो है मोटर व्हीकल का, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का, उसका बिजनेस ही हम रजिस्टर कर देंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के नाम से। तो आपको नहीं लग रहा है चोरी हो रही है यहाँ पे? मतलब मैं अपने प्राइवेट पर्पज के लिए कार ले रहा हूँ, लेकिन अपने भाई के नाम से मोटर व्हीकल का बिजनेस दिखा के ले रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने चोरी पकड़ी और बोला सुनो सुनो, तुम अगर शाने हो तो हम 1.5 शाने हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखो आपको इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इनका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस ही होगा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे आप नीता वॉल्वो हो और आपके पास 10 बसेस है, लेकिन आपको 12 बसेस की जरूरत है अभी, तो 2 बसेस आपने भाड़े पे ले लिए तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो पहले मेरे पॉइंट्स थे ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए। एक अमेंडमेंट मुझे पढ़ाना है, वो पढ़ाने दो, तो मेरा जो कार का जो डिस्कशन है वो खत्म हो जाता है। किधर गया मेरा कार? अरे इसी में दिए क्या नीचे?
ये भी 3 मिनट में लॉग आउट होगा, फिर से मुझे आप रीज्वाइन करो 12:40 को। लॉग आउट होने के बाद प्लीज ज्वाइन करना 12:40 को। आप खुद से लॉग आउट मत करो, ऑटो लॉग आउट होगा तो होने दो। प्लीज रीज्वाइन में 12:40। इधर ही किधर तो होना चाहिए। मोटर व्हीकल तो आ ही गया। ये देखो, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, ठीक है ना, मोटर व्हीकल विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 अगर होगा इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो ये इनएलिजिबल में आ जाता है। मतलब 13 तक अगर होगा तो इनएलिजिबल, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन तो इसका क्या मतलब होता है, 13 के ऊपर होगा तो मिलेगा, ठीक है ना, 13 के ऊपर होगा तो मिलेगा। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है, ITC ऑन मोटर व्हीकल for a transportation of person with a seating capacity greater than 13% including driver। तो ड्राइवर को एक्सक्लूड मत करो, इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो मैंने क्या बोला, मैं कौन सा ट्रैवलर लूंगा जिसमें मिनिमम 15 लोगों का कैपेसिटी है। तो ये 14+1 है, 14+1 मतलब 14 पैसेंजर और एक ड्राइवर, ठीक है ना। तो ये मेरा 15 का कैपेसिटी का, मैं अपना मिनी मैन ले लूंगा, तो मिनी मैन ले लूंगा तो मेरा को क्रेडिट मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात कर ली थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था जो मैंने बता दिया आप लोगों को। Now the balanced discussion of section 17 subsection 5 we'll have in the next session. So please take a 5 minute का break, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है अपना। We are toward the end of the GST का सिलेबस, तो don't lose this hope and please rejoin me at 12:40, ठीक है ना। चलो टाटा बाय बाय। हम जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तब जब कार हायर करते घूमने के लिए जाते तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। बोला ना अभी तो हायर के ऊपर नहीं मिलेगा, क्या पागल है क्या। अपने स्टेट में घूम या दूसरे स्टेट में घूम, भाग यहाँ से।